हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। आज 4 मार्च है 2022। रशिया और यूक्रेन का वॉर आज 9 डे पे है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पुतिन के स्ट्रेटजी को देखते हुए तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पीछे हटेंगे एंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की के स्पिरिट को देखते हुए लग रहा है कि वो छोड़ने नहीं वाले हैं। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं उससे यही चीज़ समझ में आ रहा है कि वॉर आगे और लंबा खींचने वाला है। अभी तक रशिया को शिफ्ट इंटर बैंकिंग सिस्टम से निकाला गया है, लेकिन ऑयल एंड गैस के जो सैंक्शंस लगने वाले थे अभी तक लगाए नहीं गए हैं। यहाँ पे ऑयल एंड गैस का जो सैंक्शन था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये मेन सोर्स थे रशिया के इनकम के। रशिया के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, रशिया यूएसएसआर नहीं है। जब 1991 में सोवियत संघ का पूरा जब ब्रेकअप हो गया था तो 15 कंट्रीज में से एक था रशिया। तो अगर आप कंपेयर करने चलो पास्ट के साथ, अगर कंपेयर करोगे तो रशिया उतना ताकतवर नहीं है, उतना रिच भी नहीं है जितना यूएसएसआर था अपने टाइम में। विरासत में रशिया को साइबेरिया का ऑयल एंड गैस मिला, बहुत बड़ा लैंड मिला, बहुत अच्छा डिफेंस मिला और बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मिल गए। और इन्हीं के चलते रशिया इतना ज़्यादा तांडव मचा रहा है, इतना ज़्यादा ताव खा रहा है। रशिया का जो अगर जीडीपी है, अगर आप देखोगे तो उनका नंबर 11 पे आता है और इंडिया का नंबर 5th पे आता है। तो रशिया फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना हमको लगता है। रशिया में कुल 100 से लेके 200 तक के लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है। इन लोग को बोला जाता है ओलिगार्क्स, और बोला जाता है कि ये जो ओलिगार्क्स है ये सपोर्टर्स एंड फ्रेंड्स है पुतिन के, जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो आपको अब पता चला कि रशिया का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। तो ये इतना रिच कंट्री है नहीं जितना हमें लगता है, जितना दिखाया जाता है एक्चुअली, लेकिन मिलिट्री वाइज से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर ये वॉर और भी ज़्यादा चलता है, और भी ज़्यादा दिनों तक चलता है, महीनों तक चलता है, तो पुतिन यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा जमा लेंगे, लेकिन उनको लैंड मिल जाएगा। यूक्रेनियन लोगों का सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। एवरेज यूक्रेन के लोग हैं, जो एवरेज पॉपुलेशन है, वो पुतिन को बिल्कुल ही हेट करती है और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। देखिए, अगर ये वॉर में पुतिन जीत जाते हैं तो एक बहुत गंदा ट्रेंड सामने आ जाएगा। वो ये है कि सारे कंट्रीज अपने अपने मिलिट्री बजट्स को बढ़ाने लग जाएंगे, और मिलिट्री बजट में जो पैसा घुसेगा वो कहाँ से आएगा आपको पता है? एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में जो पैसा लगता था पहले, वहीं से ये सब पैसे निचोड़ के लगाए जाएंगे मिलिट्री के ऊपर। तो टैक्सेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, चीज़ों के दाम तो बढ़ेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि इस वॉर का असर हर एक कंट्री पे पड़ेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पर सबको छू के जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने रिसेंट न्यूज़ में भी देखा होगा, यूएन का जो अभी मीटिंग हुआ है, कुछ तानाशाह देश है जो रशिया के साथ है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ तानाशाह देश लीडर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि एंकरेज हो जाए और अपने से छोटे देशों के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि जहां पावर है वहां तो पावर का मिसयूज होगा ही। देखिए, पुतिन ने जो अटैक किया है यूक्रेन पे, ऐसा कोई नीड नहीं था, क्योंकि जो यूरोपियन देश थे किसी ने उसे धमकाया नहीं था, किसी में दम नहीं था, और किसी को इस पछड़े में पड़ना नहीं था। आपको भी पता है कि 2020 से पूरा वर्ल्ड कोविड की मार झेल रहा है। अब जब लग रहा था 2022 में कि जैसे जैसे धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं और कोविड चला जाएगा, तभी यह वॉर मुंह पे आ गया। कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड इस वॉर के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये बात तो सही है कि ये सबको अफेक्ट करके जाएगा। अच्छे वे में तो अफेक्ट नहीं करेगा, बुरे वे में सबको अफेक्ट करके जाएगा। अभी देखिए, कुछ स्ट्रेंज बातें जो सामने आई हैं, जो कि मोस्टली वॉर्स में नहीं देखा जाता अभी तक जितने वॉर्स हुए हैं वर्ल्ड में। सबसे पहली बात यह है कि रशिया की जो एयरफोर्स है अभी तक पार्टिसिपेट की नहीं है उतनी एक्टिवली यूक्रेन के ऊपर। देखिए, क्या होता है कि अगर कोई देश, कोई बड़ा देश छोटे देश के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले वो अपना एयरफोर्स भेजेगा, ताकि वहाँ की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और जो रडार सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय कर सके। ऐसा इसलिए ताकि ट्रैक डाउन ही ना हो, और इसके बाद ही मिलिट्री फोर्सेस जाते हैं, टैंक्स जाते हैं, बॉम्बर्स जाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। रिसेंट जो वॉर हुआ था अफगानिस्तान और इराक में, वहाँ ऐसा हुआ था। न्यूज़ में ये आ रहा है कि 40 मील लॉन्ग मिलिट्री कॉन्वे कीव के बाहर रखा हुआ है, पर यूक्रेन की आर्मी भी कुछ नहीं कर रही है और वो कॉन्वे भी वैसा का वैसा खड़ा है। देखिए, ऐसा इसलिए है, यूक्रेनियन आर्मी कोई स्टेप नहीं ले पा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न मीडिया जो बोल रही है कि सपोर्ट उस वे में सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट किए रहते तो वो कॉन्वॉय वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया रहता। अगर यही कॉन्वॉय अफगानिस्तान में होता, तालिबानी लोग अभी तक उसको डिस्ट्रॉय कर चुके होते। तो स्ट्रेंज बात यह है कि वो कॉन्वॉय वही का वही खड़ा रखा हुआ है 2 दिन से। वॉर में ऐसा नहीं होता।
एज पर लेटेस्ट न्यूज, एक मिसाइल अटैक हुआ है यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर और वहां पे आग लग गया था। देखिए, अगर वहां पे एक लीक हो गया रहता तो पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो जाता। तो आप सोच सकते हो कि ये जो वॉर है कैसे कैसे डेंजरस मोड़ ले रहा है। अभी तक 10 लाख रिफ्यूजीज यूक्रेन के बाहर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये सिर्फ 3% है यूक्रेन के पॉपुलेशन का। 95% लोग अभी भी वहां पे वॉर में हैं, अभी तक जूझ रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि जेलेंस्की इस वॉर को इतना ज़्यादा झेल नहीं पाएंगे और हर दिन यूक्रेन के शहर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। अगर वॉर ऐसा ही चलता रहा तो यूक्रेन प्राय खत्म ही हो जाएगा। सो दिस वॉर हैज़ टू स्टॉप। इस युद्ध से पुतिन को ऐसा कोई महान फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इट लुक्स लाइक अ ईगो वॉर। यहाँ ईगो वॉर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पुतिन को यूक्रेन का लैंड मिल जाए, पर वहाँ के लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं मिलने वाला। सेकेंड चीज ये है कि रशिया के लोगों में भी विद्रोह की भावना आ गई है। एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन रशिया में भी होगी, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो सैंक्शंस उनके ऊपर लगाए गए हैं उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जो कि उनके फेवर में नहीं जाने वाला। तो रशिया की जो जनता है, आम जनता, उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इससे कंट्री में एक अशांति का भाव भी आ सकता है, अनरेस्ट वाला सिचुएशन आएगा, जिससे ऐसा भी हो सकता है कि पुतिन को मार्शल लॉ लगाना पड़े और बाद में इमरजेंसी लॉ तक लगाना पड़े। तो पूरा का पूरा देश का कंट्रोल, पूरा शासन डिक्टेटर पे आ जाएगा। पुतिन पहले भी अपने हिसाब से काम कर रहे थे, अब और भी ज्यादा अपने हिसाब से काम करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा हिंसक होगा। सुनने में ये आया है कि पुतिन का ये प्लान है कि उनके जो प्रेसिडेंट है, मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की है, उनको हटाकर एक पपेट गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए जिसमें उनके अपने लोग हो। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि जेलेंस्की हैज बिकम अ हीरो, यूक्रेन में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। पुतिन ने रशिया में वेस्टर्न मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, काफी ज्यादा सेंसरशिप रशिया के ऊपर पहले से ही थी, अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे मीडिया एंड इंफॉर्मेशन का काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। ये जो पुतिन है अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये जो वॉर हो रहा है ये पुतिन अपने ईगो में तो ले ही चुके हैं और बहुत ज्यादा शोबाजी भी चल रही है इस वॉर के इर्द गिर्द। लेकिन अगर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो और यूरोप साथ में मिलके अगर फाइट करे तो रशिया स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। इंडिया ने स्टैंड लिया है पीस एंड हार्मनी के लिए। इंडिया ने ना रशिया का साइड दिया ना यूक्रेन का साइड दिया। वैसे यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज पूरे तरीके से यूक्रेन का हेल्प नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा सिचुएशन होता, जो यूक्रेन है वो ईयू का भी मेंबर हो जाता और नाटो का भी मेंबर हो जाता और ये वॉर होता नहीं ऐसा। तो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज खुद कोई रिस्क नहीं ले रहे, इंडिया को प्रेशर कर रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट करें। तो इंडिया ने जो स्टैंड लिया है वो सही लिया है। भले मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, पर हमने रशिया का डायरेक्टली सपोर्ट किया नहीं है। हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल है, वी आर फॉर पीस एंड हार्मनी। जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे मैं वीडियोस ला रही हूँ, तो चैनल के साथ ट्यून इन रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियोज़ भी बहुत फ्रिक्वेंटली मैं ला रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, वेल अवेयर रहिए।